हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो में बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल की स्टडी करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि एटम्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस होते हैं। जो एटम है किसी भी सब्सटेंस के सबसे जो स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल होते हैं वह एटम होते हैं। बाद में पता चला कि एटम सबसे टाइनी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। कुछ दिनों बाद पता चला न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों पर जो चार्ज का अमाउंट होता है वह सेम होता है, लेकिन उनके साइन अपोजिट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रल होता है। अब जो एटम होता है, एटम भी न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि एटम यदि न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मीन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके लिए डिफरेंट टाइम में, अलग अलग टाइम में इनके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन था वो जे टॉमसन ने दिया, दूसरा रदरफोर्ड ने दिया और तीसरा बोर ने दिया। तो बोर के एटॉमिक मॉडल से पहले थोड़ा सा हम जे टॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर रदरफोर्ड और फिर इनमें क्या लिमिटेशन थे, फिर हम इसकी बात कहाँ पहुँचेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल की ओर। तो थोड़ा सा बोर एटॉमिक मॉडल से पहले थोड़ा सा समझते हैं जे टॉमसन। ये जे टॉमसन जी, इनका एटॉमिक मॉडल क्या था। जे टॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल प्रोपाउंड किया या प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इसे क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। और प्लम पुडिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया था, वाटरमेलन से लिया गया था। वाटरमेलन को कंपेयर किया गया पूरा एटम से। उन्होंने कहा कि जे टॉमसन ने कहा कि जो जिस प्रकार वाटरमेलन होता है उसके जो सीड्स होते हैं उसमें इम्बेडेड रहते हैं, तो उसी प्रकार जो किसी भी सब्सटेंस का एटम होता है वह होली पॉजिटिव चार्ज होता है। पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इम्बेडेड रहते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के न्यूट्रल कर देते हैं, और जो टोटली जो हमारा एटम होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बाद में इसकी कुछ लिमिटेशंस आई। एक पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और तीसरा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। इसलिए इस मॉडल के स्थान पे एक दूसरा मॉडल आता है जिसे किसने प्रोपाउंड किया, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इसकी लिमिटेशंस देखेंगे नंबर दूसरे पर। तो रदरफोर्ड ने क्या लिया, यहाँ पर एक गोल्ड फाइल लिया, दिस इज द गोल्ड फाइल, वेरी थिन गोल्ड फाइल लिया, और यहाँ इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। कोई जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जाए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं जिनसे लगातार रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस अल्फ़ा हो सकते हैं, बीटा हो सकती हैं, गामा हो सकती हैं। जो अल्फ़ा रेडिएशंस होती हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इस पर +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनका जो मास होता है वो +4 यूनिट होता है। जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये इनका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज अर्थात -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको हम कहेंगे -1 यूनिट चार्ज होगा। जबकि जो हमारे गामा रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशन फोटॉन जैसे पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंटिन्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रेज को कंटिन्यू एग्जिट करते हैं, वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल्स को निकाला करके और इसकी बम्बारिंग की गई किस पे, ये क्या था, गोल्ड फॉइल थी। तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिले हैं। ये लेड सल्फाइड की एक स्क्रीन है जहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे, तो यहाँ फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ देखा गया कि जो इसके ऑब्जर्वेशंस क्या मिले, ऑब्जर्वेशंस ये मिलते हैं कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल होते हैं सीधे ये पास आउट होते हैं। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो एटम का मैक्सिमम पार्ट होता है वह क्या होता है, हालो होता है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, अर्थात ऐसे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के क्लोज से जा रहे थे अर्थात पॉजिटिव चार्ज से जा रहे थे वह थोड़ा सा डेविएट हो रहे थे। ये जो इसके ज़्यादा क्लोज थे इनमें डेविएशन ज़्यादा हो रहा था। ऐसे अल्फा पार्टिकल जैसे 10,000 में से
वन अल्फा पार्टिकल सीधे क्या करता है, जैसे वो न्यूक्लियस जाता है तो रिबाउंस होता है, रीबैक हो जाता है, सेम पाथ पे रिबाउंड होता है। 10,000 अल्फा पार्टिकल में केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो अपने जिस पाथ से जा रहा था सेम पाथ पे रिटर्न होता है। तो इससे उन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो टाइनी स्पेस, बहुत छोटे से भाग में, एटम के बहुत से स्मॉलेस्ट पार्ट में सिचुएट रहता है, और इसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस का। और उन्होंने कहा कि जो जे थॉम्सन का यह कहना कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ये गलत है, बल्कि किसी भी एटम का जो होल पॉजिटिव चार्ज है और होल मास है एक टाइनी प्लेस पे क्या रहता है, इमिडिएट रहता है, फिक्स रहता है, और उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और फिर दूसरा कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड के मॉडल में ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और जहाँ कहा कि जो संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस पर होगा, और जो दूसरा उसका जो मास भी होगा वो किसके कारण होता है, न्यूक्लियस के कारण होता है। अर्थात न्यूक्लियस पे हमारे प्रोटॉन पाए जाएंगे। और उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं कहा बताए, लेकिन आज पता चलता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जो ऑर्बिट होते हैं, सेल होते हैं, इनमें रिवॉल्व करते हैं। ये एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से ये सर्कुलर पाथ में था, और इस प्रकार इस सेंट्रल में ये न्यूक्लियस रखा गया। इसकी जो लिमिटेशंस आई, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो इसके जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जब मूव करती है तो इस प्रकार का जो मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, मीन्स धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी होती है वह डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और यह रेडियस डिक्रीज होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। और इससे क्या होगा, जो हमारा एटम होगा वह क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन ये देखा गया कि एटम अनस्टेबल नहीं होता है, एटम स्टेबल होता है। और क्यों एटम स्टेबल होता है, इसको जो रदरफोर्ड है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मिल रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो जब ये दो इसमें ये लिमिटेशंस आए, तो इस लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए नील्स बोर ने एक मॉडल प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा जो ये पूरा न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी हो गई थी, इन्होंने एक डिफरेंट फिक्स्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट देखते हैं। इसके जो की पॉइंट्स रहेंगे, एक न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट यहाँ रदरफोर्ड से मिला, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टेशनरी स्टेट, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो ऑर्बिट होंगे या सेल होंगे वो स्टेशनरी होंगी। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, प्लांक ने, जो मैक्स प्लांक थे, उन्होंने कहा था कि एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उससे क्या था, प्रभावित था, ठीक है, उससे वो मोटिवेटेड थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो क्वांटाइज होता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है ना, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला आया कि ये रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी जो न्यूक्लियस है, कोई भी जो एटम है, एटम का न्यूक्लियस किसी एक जो सेंटर पार्ट है, जिसे हम क्या कहेंगे, जहाँ पर उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर पे रहेगा, और दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स होती हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है वह रिवॉल्व करता है। तो द एटम न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर विथ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स है जिसे सेल कहते हैं, आगे इन्होंने सेल कहा, और फिर नंबर ये पहली सेल, सेकंड सेल, थर्ड वन, इसको नाम दिया इन्होंने KLMN। सेकंड वन, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टेशनरी स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण उनका पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट, इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार KLMN ये डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं। और ये जो ऑर्बिट या सेल होती हैं ये क्वांटाइज्ड होती हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो एनर्जी होती है वह क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जैसे अगले में जाएंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी,
जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो सेकंड जो पास्टुलेट था, electrons revolve around the nucleus in specific circular paths called stationary orbits. While in these orbits they do not radiate energy. जब यह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उस समय एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी होती है और एनर्जी होती है दोनों क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने कहा, जो बोर्स ने कहा, बोर और रदरफोर्ड के सर्कुलर पाथ में डिफरेंस है। जो बोर का सर्कुलर पाथ है उसके लिए एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार क्वांटाइज्ड होगी। इस प्रकार जो इंटीजर नंबर होते हैं इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, मीन्स जो एटम्स का ऑर्बिट्स होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। जबकि जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो सर्कुलर पाथ था उसकी रेडियस 1.1 1.3 1.4 मीन कहीं भी हो सकती है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1.1 1.2 1.3 ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि क्वांटाइज्ड होगा। 1 2 3 4 हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। जो क्वांटाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए तीसरा उन्होंने कंडीशन दिया, दैट इज द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर देयर एंगुलर मोमेंटम एल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का n टाइम्स होगा। h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.602 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड, जूल सेकंड होती है। और यहाँ जो एन की वैल्यू होगी वो 1 2 3। अब यहाँ एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम कोई भी पार्टिकल या बॉडी जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसका एक क्या होगा, पहले तो एक मोमेंटम होगा। मोमेंटम को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसकी सर्कुलर पाथ के रेडियस से। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये वेक्टर पी क्या है, ये जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन में होता है तो वेक्टर पी इक्वल टू, हमको पता है वेक्टर पी दिस इक्वल टू एम इंटू वेक्टर वी। मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है यह क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को मीन्स वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर एल कहेंगे। आर क्रॉस पी क्या होगा, आर पी साइन थीटा होगा। यहाँ पर जब पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 बनता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जो वेक्टर एल मिलेगा, यदि हम स्केलर फॉर्म में कहें तो वेक्टर एल मिलेगा एम वी आर, मीन लीनियर मोमेंटम में आर से मल्टीप्लाई करें तो एक नई क्वांटिटी मिलती है, वह क्या होती है, एल। और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या होगा, उसकी वैल्यू या तो h/2π होगा, या 2h/2π होगा, या 3h/2π। एन की वैल्यू 1 2 3 रखने पर ये सभी ऑर्बिट्स में नहीं होंगे। जो ऑर्बिट होगी वो सर्कुलर पाथ नहीं, कोई भी सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता। उसके लिए फिक्स है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह h/2π का n टाइप्स मल्टीपल होगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब जो फोर्थ कंडीशन है बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दिस द बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होगा, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन आप ध्यान देना है। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पर ये एनर्जी लेवल है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है। यहाँ पर इसकी एनर्जी E1 है, दिस इज द एनर्जी E1। और यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, E2 होगी, दिस इज द एनर्जी E2। यहाँ हम चलें तो इसकी ये पहला है, तो यहाँ एनर्जी E1, यहाँ की एनर्जी E1, यहाँ की एनर्जी E2, और फिर एनर्जी हम आगे कंटिन्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज द एनर्जी E3 एंड सो ऑन।
अब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी जो वेलोसिटी और एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब यदि इस एटम को बाहरी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो कितनी एनर्जी यह एब्जॉर्व करता है उसके अकॉर्डिंग वह अगले नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा या सेल में जाएगा। यदि कम एनर्जी है तो सेकंड में जाएगा, यदि और एनर्जी ज़्यादा तो थर्ड में, ऐसे फोर्थ में। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ये नीचे की एनर्जी लेस है, ऊपर जाने पर एनर्जी कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाती है। तो ये ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है E1 और ये एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे एनर्जी लेगा या जैसे इसको एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, एटम को एनर्जी को हमने सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ गया, यहाँ पहुँच गया एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन यह कंडीशन केवल कितने रहेगी, 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁸ सेकंड तक ही यह एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसके बाद सडनली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी एच न्यू रिलीज करेगा, मीन्स फोटान के फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो न तो एनर्जी रिवॉल्व क्या करेगा, न तो एनर्जी रेडिएट करेगा न एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एक्साइटेड में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट और फ्रॉम लोअर energy orbit to higher energy orbit, and its radiate or absorb energy, and energy given by E equal to h nu। इस प्रकार जो बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया, बोहर ने कहा कि जो सेंटर एटम होगा और सेंटर एटम के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स होती है, एनर्जी लेवल होती है, जिन्हें उन्होंने ऑर्बिट या सेल कहा। इनकी वैल्यू 1 2 3 होगी। ये कहाँ से शुरू होंगी, अंदर से ये बाहर की ओर जाएंगी और नीचे से ऊपर जाने पर ये जैसे नीचे अंदर से बाहर की ओर जाएंगे एनर्जी लेवल कंटिन्यू इंक्रीज होगा। नाउ व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की अब क्या लिमिटेशंस है वो देखते हैं। पहला, बोहर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2। ठीक, इट फेल्स टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। एक्चुअली में जो बोहर्स का था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये जो हीलियम के इनके अलावा जैसे जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है उनका स्पेक्ट्रम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया। बोहर्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्विंग यूजिंग हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप। जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए मेरा अलग से वीडियो होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे डालूंगा, तो उसे निश्चित तौर से देखें। तो बोहर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो इजी वे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे उसको माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा था, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से, तो वो देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन में ब्रेक है। ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्यों मिलती है, इसकी व्याख्या बोहर्स इसको एक्सप्लेन करने में फेल हुए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब एटम्स को जो स्पेक्ट्रल लाइंस को कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट किया जा रहा था तो स्प्लिट हो रहे थे, इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको पास आउट किया जाता था तो भी वो क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी। इसको भी एक्सप्लेन करने में बोहर थे वो इसको एक्सप्लेन करने में फेल हुए। Bohr assumed fixed circular orbit for electrons which contradicts हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बाद में पता चला कि डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनसे वेव एसोसिएट होती है, मैटर वेव, और ये वेव जैसा बिहेव शो करते हैं, इसलिए हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, 4 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसके पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली साथ साथ सर्टेन नहीं किया जा सकता। अर्थात एक हम क्या करेंगे, यदि हम पोजीशन सही बताते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, और यदि मोमेंटम सही बताते हैं तो उसका पोजीशन हम सही नहीं बता पाएंगे। तो इस आधार पर आजकल जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो फिक्स्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था बोहर का, वह फेल हो गया है। और ये माना जाता है कि
कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित स्पेस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो ऑर्बिट के स्थान पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटर। तो बोहर मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन ओनली एज अ पार्टिकल्स एंड इग्नोर्स देयर वेव नेचर एक्सप्लेन बाय डी ब्रॉगली। बाद में डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वेव नेचर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आपको देखना है तो मेरे वीडियो इस पर पड़े हैं, कृपया आप उसे जाकर देखें। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड लीव अ कमेंट। Thank you a lot to watching complete video.